सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के साइंस विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं और यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 50 तक पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं और ये लास्ट पार्ट है, यानी कि आज यहाँ पर आपके सारे के सारे बहुविकल्पी प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, जल तथा खनिज लवणों का संवहन करता है। तो जौ से जल और जौ से होता है जाइलम। तो याद रखिएगा, जो जाइलम होता है ये जल और खनिज लवणों का संवहन करता है किसमें? पेड़ पौधों में। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं, भोज्य पदार्थों का संवहन, यानी कि भोज्य पदार्थ यानी कि जिसको इंग्लिश में कहते हैं फूड। तो यहाँ से फ से फूड हो जाएगा और फ से हो जाएगा फ्लोएम। तो जो फ्लोएम होता है ये क्या पहुंचाता है? भोज्य पदार्थों को पहुंचाता है पेड़ पौधों तक। ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं और ये जाइलम और फ्लोएम, जाइलम से जल, फ्लोएम से फूड यानी कि भोज्य पदार्थ, ये दोनों ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि एग्जाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 53 है, वर्ण प्रतान जो कि पत्तियों का रूपांतरण होता है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? मटर में, सरसों में, नीम में या फिर मक्का में? ये किस पौधे में पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, मटर। मटर में, जंगली मटर में पाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा क्लीमेटिस में भी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, वे पदार्थ या वे पौधे जो मरुस्थल में उगते हैं वे क्या कहे जाते हैं? जीरोफाइट, एपीफाइट, हाइड्रोफाइट या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, जीरोफाइट। क्या कहते हैं इन पौधों को? जीरोफाइट कहते हैं। याद रखिएगा, जो पौधे मरुस्थल में उगते हैं जैसे कि नागफनी होता है, कैक्टस होता है, ऐसे पौधे जिन्हें हम कीटभक्षी भी कहते हैं, इनमें से कुछ पौधे होते हैं। तो यहाँ पर ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं? जीरोफाइट कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, कंडरा जोड़ती है हड्डियों को हड्डियों से, तंत्रिका तंत्र को पेशी से, पेशियों को पेशियों से या पेशियों को हड्डियों से? तो जो कंडरा होती है दोस्तों ये जोड़ती है हड्डियों को पेशियों से या पेशियों को हड्डियों से जोड़ती है। ये जोड़ने का काम करती है, यानी कि ज्वाइंट का काम करती है। तो याद रखिएगा, कंडरा किससे किसको जोड़ती है? जो हमारी पेशियां होती हैं इनको हमारी हड्डियों से यानी कि बोन से कनेक्ट करती है या जोड़ती है, ज्वाइंट करती है। क्वेश्चन नंबर 56 है, हमारे शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो यहाँ पर देखिए स्टेपिस, फीमर, इनकस और इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बड़ी जो हड्डी होती है वो फीमर होती है, जो कि जांघ की हड्डी होती है। तो ये तो ऑप्शन बा जो है ये तो यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। तो राइट आंसर आप सभी को पता है ऑप्शन नंबर। तो दोस्तों ये हमारे कान की हड्डी होती है जिससे हम स्टेपिस कहते हैं। ऑप्शन अ यहाँ पर सही हो जाएगा। और आपके सीरीज में ये ऑप्शन सा दिया हुआ जो कि गलत है। तो याद रखिएगा, इसीलिए यहाँ पर जो सीरीज के सारे क्वेश्चन है हम सॉल्व करवाते हैं ताकि आप लोग का जो अच्छे से जो आपकी तैयारी है वो तो अच्छे से ही हो, ताकि जो चीजें आप पढ़ करके जा रहे हो वो अच्छे से आप पढ़ करके जाओ, सही चीजें पढ़ करके जाओ। अब सारे के सारे क्लासेस, सारे के सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज के सारे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करवा दिया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में आपको सारे क्लासेस की, सारे वीडियोस की, सारे के सारे सीरीज के वीडियोस की लिंक आपको मिल जाएंगी, तो आप सबको देख सकते हैं। और जहां कहीं कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं, निम्न में से कौन सा रोग विटामिन की कमी से होता है? यानी कि कौन सा रोग इसमें से विटामिन की कमी से होता है? अपूर्णता रोग, कैंसर, टीबी या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है अपूर्णता रोग। ऑप्शन नंबर आ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं, एक गज बराबर होता है 5 फुट के, 4 फुट के, 3 फुट के या फिर 2 फुट के? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 3 फुट के। ऑप्शन नंबर सा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं, भूमि से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करती है तथा पौधों की भूमि में स्थिर रखती है। तो जल से, भूमि से जल और खनिज लवणों का अवशोषण करती है तथा पौधों को भूमि में स्थिर रखती है। जड़, तना, पत्ती या ये सभी? तो आप सभी को पता है कि जो एक पौधा होता है वो कैसे खड़ा रहता है जमीन में? क्योंकि इसकी जड़ उसको पकड़ी रहती है नीचे से अच्छे से। तो जो जड़ है यहाँ से पौधे को पानी मिलता है और खनिज लवण मिलते हैं, यानी कि भोज्य पदार्थ भी उसको मिलते हैं। तो ऑलरेडी इसके बारे में आपने जाइलम और फ्लोएम को भी आपने देखा ही। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जो है जड़ है ये राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं, जलीय कीटभक्षी पौधे कौन से? यानी कि जो जल में उगते हैं, पानी में उगते हैं और ये कीटभक्षी भी हैं जो कीटों को अपना भोजन बनाते हैं। ड्रोसेरा, नेफेंथीज, यूट्रिकुलेरिया या फिर ये सभी? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, यूट्रिकुलेरिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर 61 पे एक बीजपत्री पौधे की क्या विशेषताएं होती है? एक बीजपत्री पौधों की क्या विशेषताएं होती हैं? इनकी पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। बीजों में केवल एक पत्रीय बीज जैसे कि मक्का, धान, गेहूं पाया जाता है। अ और ब दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, अ और ब दोनों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं। द्विबीजपत्री पौधों की क्या विशेषताएं होती हैं? तो द्विबीजपत्री पौधों में आप देखोगे जैसे कि चना हुआ, मटर हुआ, सरसों हुआ, इनको जब आप बीज से तोड़ते हो तो इसमें दो अलग अलग भागों में ये बट जाता है। चना को चाहे आप देखो, मटर को देखो, सरसों को देखो, तो इनकी पत्तियों में जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाता है। बीजों में दो बीजपत्र या दो दाल, चना, मटर, सरसों पाया जाता है तथा अ और ब दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पर भी ऑप्शन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं। जड़ों के प्रकार है मूसला जड़, अपस्थानिक जड़, अ और ब दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर भी ऑप्शन सही हो जाएगा, अ और ब दोनों। क्वेश्चन नंबर 64 है अपेंडिक्स। कृमि रूप परशेषिका जो कि बड़ी आंत का भाग है, शाकाहारी पशुओं में यह विकसित होता है तथा इसमें सेल्यूलोज नाक का पाचन होता है। यह है अवशेषी अंग, समरूप अंग, जन्मजात अंग या ये सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा अवशेषी अंग। ये क्या है? अवशेषी अंग है। क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है जड़ द्वारा, तनों द्वारा, स्टोमेटा, पर्णरत्न द्वारा या इन सभी के द्वारा? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सा, स्टोमेटा, पर्णरत्न के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं। लाइकेन क्या है? परजीवी है, सहजीवी है, मृतोपजीवी है या फिर ये सभी? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बा, यह क्या है? एक सहजीवी है। ठीक है, तो लाइकेन क्या है? परजीवी है, मृतोपजीवी है, सहजीवी है या फिर ये सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा सहजीवी है। क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं। परजीवी पौधा है अमरबेल, चंदन, रेफ्लिसिया या फिर ये सभी? दोस्तों यहाँ पर आप देखिए जो अमरबेल और रेफ्लिसिया है ये तो बिल्कुल परजीवी पौधे ही हैं एकदम, लेकिन जो चंदन है ये भी आंशिक रूप से परजीवी पौधा ही कहलाता है। तो इस वजह से यहाँ पर ऑप्शन द जो है ये सभी, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं। कीट बच्ची पौधे कीटों का भक्षण नाइट्रोजन की कमी को पूर्ण करने के लिए करते हैं। कीट भक्षी पौधे इनमें से कौन से हैं? ड्रोसेरा, नेफेंथीज, यूट्रिकुलेरिया या ये सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, ये सभी क्या है? ये सभी कीट भक्षी पौधे हैं और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीटों का भक्षण करते हैं। जैसे ही कीट इनके ऊपर बैठते हैं ये क्या करते हैं? अपने रत्नों को क्या करते हैं? ये बंद कर लेते हैं अपने फूलों को और फिर ये जो कीट होते हैं इनको ये खा जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं। स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो आप सभी को पता है कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वे कौन होते हैं? पेड़ पौधे होते हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसको करने के बाद वो अपना भोजन बनाते हैं। तो ऑप्शन बा जो है यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं। किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं? तो सर्वदाता आप सभी को पता है ओ है और सर्वग्राही कौन है? ए बी है। ए बी ग्रुप सर्वग्राही है, सभी का ब्लड ग्रुप, सभी ब्लड ग्रुप के लोग इसको ब्लड दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी आपने देखा था स्टेपीज है जो कि हमारे कान में होती है और सबसे बड़ी हड्डी जो कि फीमर होती है जो कि हमारी जांघों में होती है। क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं। हमारे शरीर के किन अंगों में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? यकृत में, तिल्ली में, अग्नाशय में या फिर वृक्क में? हमारे शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर है देखिए ऑप्शन नंबर बा, तिल्ली में। हमारे शरीर के किन अंगों में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो यकृत में, तिल्ली में, अग्नाशय में या वृक्क में? राइट आंसर है तिल्ली में। ठीक है, तो हमारे शरीर में जो लसिका कोशिकाएं होती हैं जिनका निर्माण लसिका ग्रंथियों, तिल्ली, थाइमस ग्रंथि तथा अस्थि मज्जा द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर अस्थि मज्जा ऑप्शन में दिया नहीं है, थाइमस ग्रंथि भी नहीं दिया है, तो राइट आंसर ऑप्शन बा ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 कितना आसान सा क्वेश्चन है। आप सभी को पता है कि जो वयस्क मानव होता है उसके शरीर में कितनी हड्डियां होती है, कितनी बोन्स होती है टोटल? तो आप सभी को पता है राइट आंसर क्या है? 206। और अगर नवजात शिशु में या बच्चे में पूछेगा तो 270 से अधिक होती हैं। क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं और वसा में घुलनशील? तो मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल बताया था कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो विटामिन बी और सी जो है ये क्या है? ये जल में घुलनशील हैं, लेकिन विटामिन के, ई, डी, ए कीड़ा
कीड़े को अगर आप पानी में डालोगे तो ये नहीं घुलेगा। KEDA, कोई भी कीड़ा अगर आप पानी में डाल दोगे तो ये कीड़ा पानी में नहीं घुलेगा। ठीक है, पानी में नहीं घुलेगा। इसका मतलब है जो विटामिन K है, विटामिन E है, विटामिन D, विटामिन A, ये चारों के चारों ये पानी में नहीं घुलेंगे, तो ये वसा में घुलेंगे। किसमें? वसा का मतलब आप सभी लोगों को पता है। वसा में कहाँ से मिलता है हमें? जो तैलीय पदार्थ होते हैं जैसे कि कोकोनट हुआ, कोकोनट का ऑयल हुआ, या फिर घी हुआ, मक्खन हुआ, यहाँ सबसे हमें क्या मिलता है? वसा मिलता है। तो ये वसा में क्या होते हैं? घुलनशील, यानी कि अगर आप विटामिन KEDA इनका सेवन कर रहे हो तो आपको थोड़ा थोड़ा इनका भी सेवन करना पड़ेगा, नहीं तो ये आपके शरीर में घुलेंगे नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 70, यहाँ 75 का भी आंसर आपको पता चल गया कि वसा में घुलनशील कौन कौन से हैं? विटामिन KED और A। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 76 पे। स्कर्वी रोग की पहचान होती है मसूड़ों से रक्तस्राव, हाथ का फूलना, रुधिर छिड़ता, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है कि स्कर्वी रोग में क्या होता है? मसूड़ों से रक्तस्राव होता है, तो ऑप्शन A यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, मैरेस्मस तथा क्वाशिक्योर रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन, प्रोटीन, लिपिड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये दोस्तों होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये प्रोटीन की कमी से होता है, ऑप्शन ब इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं, रक्त दाब मापा जाता है। तो जो रक्त दाब है ये स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा ही मापते हैं, हम याद रखिएगा। स्फिग्नोमैनोमीटर के माध्यम से हम जो बीपी है, ब्लड प्रेशर, उसको चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, किस रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं? तो सर्वदाता जो सभी को अपना ब्लड दे सकता है वो है ब्लड ग्रुप O। क्वेश्चन नंबर 80 है, उपापचय क्रिया कितने प्रकार की होती है? जो उपापचय क्रिया होती है शरीर में वो कितने प्रकार की होती है? तो उपापचय क्रिया दो प्रकार की होती है, एक होती है अपचय और दूसरी होती है उपचय। ठीक है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, जो वायु है वो क्या है? विषमांगी मिश्रण है, शुद्ध पदार्थ है, यौगिक है, या समांगी मिश्रण है? तो दोस्तों अगर हम वायु की बात करें, तो अगर हम केवल हवा के बारे में बात करते हैं, केवल और केवल प्योर हवा के बारे में बात करते हैं, तो हवा में क्या होता है? मोस्टली जो सबसे अधिक होता है नाइट्रोजन होता है, आप सभी को पता है। इसके बाद फिर ऑक्सीजन और फिर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मुख्य रूप से यही होते हैं। तो अगर सिर्फ इनकी बात हम करते हैं तो हवा को हम एक सजातीय मिश्रण भी मान सकते हैं। लेकिन आप सभी को पता है कि वायु में या वायुमंडल में इसके अलावा धूल के कण होते हैं, प्रदूषण होता है, जलवाष्प होता है। ठीक है, तो अगर इन सब के बारे में हम इन सभी को मिला करके सोचते हैं तो वायु को हम क्या कहेंगे? एक विषमांगी मिश्रण कहेंगे। तो यहाँ पर एक तरीके से दो आंसर हो सकते हैं, एक हो सकता है सजातीय मिश्रण और दूसरा हो सकता है विषमांगी मिश्रण। ठीक है, तो दोनों को ही अच्छे से आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अब हम, तो यहाँ पर हम दोनों को ही कह सकते हैं। यहाँ पर विषमांगी मिश्रण जो है एक तरीके से, यहाँ पर जो कि सजातीय मिश्रण तो दिया नहीं है किसी भी ऑप्शन में, तो सजातीय को हम लगा नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ पर विषमांगी दिया है तो हम इसी के साथ जाएंगे। ठीक है, आपको कहीं कहीं गूगल पर समांगी मिश्रण भी देखने को मिलेगा, लेकिन अगर हम धूल या प्रदूषण की बात करें तो प्रदूषण अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हो सकता है। कोई बड़ी सिटी है तो वहां पर ज्यादा गाड़ियां चलेंगी तो पोल्यूशन ज्यादा होगा। अगर छोटी सिटी है, गांव है, तो वहां पर जो पोल्यूशन होगा वो थोड़ा कम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कहीं कहीं की हवा में जो पोल्यूशन है वो ज्यादा होगा, धूल के कण या फिर प्रदूषण ज्यादा होगा, तो कहीं कम मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम समांगी मिश्रण नहीं कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर, निम्नलिखित में से उभयचर प्राणी है? खरगोश, चूहा, कछुआ या गाय? तो उभयचर प्राणी कौन से होते हैं जो स्थल में और जल में दोनों में चल सकते हैं? तो ऑप्शन सा कछुआ जो है यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मछली का अनुकूलन अंग नहीं है? धारा रेखित शरीर, पंख, गलफड़े, या फिर फेफड़ा? तो फेफड़ा नहीं होता है, ऑप्शन द जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं, एपीकल्चर क्या है? मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, मधुमक्खी पालन। क्वेश्चन नंबर 85 है, मानव कंकाल में हड्डियों की संख्या है? मानव का जो कपाल होता है, मानव का जो कपाल यानी कि जो सर होता है, इसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 11, 8, 14 या फिर 7? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 86 पे आते हैं, भोजन संचयन के लिए अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण है? तर्क रूप, वर्णाभ स्तंभ, कंद गुक्ष, या फिर कुंभी रूप? राइट आंसर है कंद गुक्ष। क्वेश्चन नंबर 87 है, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है? ब्रायोफिल्म में, वेलिसिनेरिया में, अदरक में, या फिर
सेजिटेरिया में। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आ, ब्रायोफिलम में। ब्रायोफिलम में पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। ठीक है, तो ब्रायोफिलम की पत्तियों की कोर पर मौजूद खांचों से उपस्थानिक कलिकाएं विकसित होती हैं और अनुकूल परिस्थितियों में ये कलिकाएं अलग अलग हो जाती हैं और संतति पैदा करने के लिए अंकुरित हो जाती है। जैसे कि आपने पत्थर चिट्टा देखा होगा, वो भी सेम यही प्रोसेस होता है, उसमें भी पत्तियों द्वारा ही कायिक प्रवर्धन देखने को मिलता है, अलग पौधे बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 पे आते हैं। कोण का मात्रक होता है मोल, स्टेरेडियन, एम्पियर या फिर रेडियन। तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी को पता है क्या है, रेडियन। क्वेश्चन नंबर 89 है। कौन सी घटना गुरुत्व का उदाहरण नहीं है? पेड़ से पत्तों का गिरना, उछाले गए बॉल का धरती पर गिरना, समतल पर गाड़ी का ढकेलना, पहाड़ से पत्थर का टूटकर नीचे की ओर लुढ़कना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 7 जो है, समतल पर गाड़ी का ढकेलना, ये गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है। बाकी सारी चीजें ऊपर से नीचे गिर रही हैं, तो जमीन क्या करती है, हमारी जो पृथ्वी होती है उसके पास कौन सा बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, जिसकी वजह से वो सभी चीजों को क्या करती है, अपनी तरफ खींचती है। अब अगर हम बॉल उछालेंगे तो वो नीचे ही आके गिरेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 7 जो है, इसको छोड़ करके बाकी सभी राइट आंसर हैं। तो यहाँ पर यही क्या है, ये गुरुत्व का उदाहरण नहीं है, ग्रेविटी का एग्जाम्पल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं। चने के बीज में दो हल्के पीले रंग की संरचनाओं का नाम है, बीज चोल, भ्रूण, बीज पत्र या मूलांकुर। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, बीज पत्र कहेंगे, जब इनको अलग अलग हम क्या करेंगे, उस चने में से अलग अलग कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 है। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी जोड़ी होती है? तो ये 12 जोड़ी होती है। ऑप्शन आ जो है ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि टोटल 24 होती हैं, लेकिन ये जो जोड़े के रूप में होती है, इसीलिए यहाँ पर 12 जोड़े कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? जो मनुष्य की खोपड़ी होती है, इसमें कितनी अस्थियां होती हैं? तो खोपड़ी में होती हैं 28 हड्डियां। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, दौड़ने हेतु उपयुक्त अनुकूलित प्राणी है, चमगादड़, एंटीलोप, यूरोमेट्रिक्स या फिर साइरन। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंटीलोप। क्वेश्चन नंबर 94 पे आते हैं। दही को मथनी द्वारा तीव्र गति से मथने से प्राप्त मक्खन को पृथक करने की विधि का क्या नाम है? ऊर्ध्वपातन, अपकेंद्रण, तलछटीकरण या फिर निस्यंदन। तो राइट आंसर है अपकेंद्रण। जब दही को महा जाता है तो जो उसमें से मक्खन होता है वो अपने आप बगल बगल ऊपर आकर के एकत्रित होना शुरू होता है। अगर आपने देखा है कभी अपनी दादी नानी को दही को मथते हुए, तो आपने देखा होगा मथनी से मथते हुए अपकेंद्रण की घटना होती है। इसके अलावा जो हम वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलते हैं, वो भी अपकेंद्रण की ही घटना होती है उसमें भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 में आते हैं। निम्नलिखित में से यौगिक कौन है? जल है, सोना है, पीतल है या चांदी है? तो आप सभी को पता है कि यौगिक क्या है, इसमें से जल है, H2O है, जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिल करके बना है। दो तत्वों के योग को ही हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। तो ऑप्शन आ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से सारे के सारे प्रश्नों को आपने कंप्लीट कर लिया। यहाँ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनको हम पढ़ेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि क्लास आपको पसंद आई होगी। सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज की क्लासेस को कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको सारे क्लासेस, सारे के सारे विषयों के नोट्स, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी जो आप PDF देख रहे हो, ये अगर आपको चाहिए तो आपको हमारे ऐप अस्तित्व एकेडमी ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह आपको मिल जाएगी। तो चैनल से बने रहिए, सारे क्लासेस को देखते रहिए। जहां कहीं कोई भी डाउट हो हमसे पूछते रहिए दोस्तों। तो थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। और सारे विषयों की क्लासेस की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में घंटी का निशान होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नई क्लासेस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप सारी क्लासेस को हमारे देखते रहें। क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स को जरूर चेक कर लीजिएगा अगर आप चाहते हो कि आपके सारे विषय अच्छे से आप पढ़ के जाओ और आपकी तैयारी अच्छी हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।